देखो अभी हम लोग स्पेशल इलेक्ट्रो कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल में इतना सारा कंपाउंड है पर सबके बारे में इस तरह से इतना स्पेशल ढंग से नहीं दिया गया है। देखो कार्बन के लिए स्पेशल इलेक्ट्रो चैप्टर बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन का इतना सारा कंपाउंड है, हर जगह पर हर चीज़ में कार्बन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिख ही जाएगा। जितना हम लोग यूज करते हैं सामान घर द्वार वगैरह में, जहाँ भी जाओ थोड़ा सा कार्बन उसमें क्वांटिटी कार्बन का कुछ न कुछ रहता ही है, इसलिए हम लोग कार्बन का एक अलग ही चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पर तो एक चैप्टर है, जब 11th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री का 3 पार्ट है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है। इतना सारा And इसका so inorganic. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। So inorganic में क्या है? इनऑर्गेनिक में रहता है कार्बन को छोड़ करके बाकी सारा जो एलिमेंट बच गया ना, उसके बारे में। Yeah, but I hear most of my seniors and other students that inorganic chemistry is the most difficult part. या बहुत सारा रिएक्शन है उसमें। अब तुम कार्बन को छोड़ करके दूसरा चीज़ पढ़ोगे। अब देखो ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड का जैसे तुम अल्केन का एग्जांपल ले लो, उसमें क्या क्या था, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, लेकिन सबका एक फार्मूला था। वो फार्मूला एक बार याद कर लो तो सारा अपने आप हो जाता है। लेकिन अदर में प्रॉब्लम ये है, जैसे हम लोग फास्फोरस पढ़ रहे हैं, फास्फोरस किस किस चीज़ से रिएक्शन करेगा, उसका फार्मूला क्या होगा और पूरा केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो वो याद करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो वो ज़्यादा पूछता नहीं है। वो हमको लगता है कि अगर 100 में 20% वो होगा तो 40% फिजिकल और ऑर्गेनिक होगा। तो वो याद रखना टफ है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है। Sure. And so what is there in physical chemistry? फिजिकल में वो सारा चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। जैसे तुम लोग पढ़े हो अभी एटम्स के बारे में पढ़े हो, उसमें सॉल्व करना रहता है कितना मोल हुआ, कितना मोलिक्यूल हुआ, ये सब निकाल। Yes, yes. हाँ, तो वो सारा फिजिकल में आता है। Avogadro number. हाँ, जहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो फिजिकल वाला में आ जाता है। तो अभी हम लोग देखो कार्बन शुरू करने जा रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? So six. 6। आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 4 ना। So four. 4 हो जाएगा। अब तो एक किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, आयनिक या कोवैलेंट? So definitely covalent. कोवैलेंट बनाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये ना तो लूज करेगा ना किसी को किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना, वो लेता वो है जिसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। लूज वो करता है जिसके पास एक दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चार चार है तो ये ना लूज करता है ना गेन करता है। तो ये सारा कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। अब चलो इसके कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसका। In the last chapter, we came to know many compounds of importance to us. In this chapter, we will study about some more interesting compound and their property. Also, we shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in combined form. मतलब अभी जो हम लोग पढ़ने वाले कार्बन वो एलिमेंटल फॉर्म में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपाउंड फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। बोल रहा है सुबह से लेके 10 चीज़ तुम ले लो जो जो तुम यूज किए हो। एक्चुअली इसलिए दिया है, कोई भी चीज़ उठाओगे ना तो उसमें कहीं ना कुछ कार्बन रहेगा ही। ठीक है, खाना ले रहे हैं तो उसमें कार्बन है, अगर लकड़ी वगैरह फर्नीचर वगैरह है उसमें कार्बन है, प्लास्टिक है तो उसमें कार्बन है, हर जगह पर कार्बन है। तो यही पूछना चाह रहा है कि 10 चीज़ उठाओ, उसमें देखो किस किस में कार्बन है और किस पे नहीं है। कंपाइल दिस लिस्ट विथ द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन सॉर्ट द आइटम इनटू द एडजेसेंट टेबल। क्लासमेट का भी लेने के लिए बोला है और उसको सॉर्ट करना है। द थिंग मेड ऑफ मेटल, मेटल का कौन कौन सा बना है, जो मतलब सुबह से जो देखा उसमें मेटल का कौन कौन सा था, और ग्लास का कौन कौन सा था, ग्लास या क्ले का। If there are items which are made of more than one material, put them into both the relevant column of the table. If there are items which are made up of more than one material, मतलब कोई एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर उसमें मतलब कंपाउंड है किसी एलिमेंट का, तो उसको अलग टेबल में रखना है। उसके बाद बोल रहे हैं टेबल इसी का दिया है, टेबल में तो मेटल और ग्लास बोला है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 3 कॉलम दिया है, एक मेटल का जो बना हुआ है उसको लो, दूसरा ग्लास का जो रखा हुआ है उसको, और तीसरा अदर। तो मतलब अदर वाला में बहुत सारा भर जाएगा।
मेटल वाला में कम रहेगा, ग्लास क्ले वाला में कम रहेगा, अदर वाला में सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अदर वाला सारा कार्बन उसमें मिला हुआ होगा। लुक एट द आइटम डेट कम इनटू द लास्ट कॉलम ऑफ द एबव। देखो लास्ट कॉलम वही अदर वाला है। फील्ड बाय यू, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू डेट मस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो ज़्यादातर जो सामान होगा वो किस चीज़ का बना होगा, कार्बन कंपाउंड का बना होगा। कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस, जाँच करने का क्या कोई तरीका है। वाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्नड। अगर इसको जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन कंपाउंड होगा, जलाएंगे तो क्या निकलेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कब कब क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड कब। in incomplete combustion ना, हाँ अगर उससे ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ ऑक्सीजन अगर एनफ नहीं रहा, कम ऑक्सीजन रहा तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और अगर ऑक्सीजन एनफ रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस। फूड, देखो अब इसमें यहाँ पर दे दिया है कार्बन का क्या क्या है। फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर बेस्ड ऑन दिस वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। मैक्सिमम जो क्लॉथ, मेडिसिन है, बुक है, फूड है, ये सब कार्बन का बना हुआ है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो भी कार्बन का ही बना हुआ है। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर याद है, उसमें भी कार्बन रहता है ना। डीएनए का एक बार केमिकल फार्मूला देख लो क्या होता है उसका, किस किस चीज़ से बना होता DNA है। means that na deoxyribonucleic acid. हाँ हाँ। So I don't know about it. पूरा तो कहीं पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। ये वाला है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, ये सारा जो कॉर्नर है ना, कार्बन 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 कार्बन, मतलब हम लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस चीज़ से हम लोग का बॉडी बना हुआ है। अब डीएनए ही तो होता है ना, शायद सेल के अंदर कितना होता है परसेंटेज डीएनए का। अगर सेल का पूरा उठा लो तो शायद 93% ऐसा करे कुछ डीएनए भरा रहता है, अगर उसका वॉल्यूम देखा जाए, वॉल्यूम में नहीं मतलब वेट वाइज उसका देखा जाए तो शायद 93% ऐसा कुछ, या शायद न्यूक्लियस का 93% जो होता है वो डीएनए से भरा होता है। और डीएनए में देखो सारा कार्बन से ही बना हुआ है। कैन यू थिंक, कहाँ पर थे हम लोग। मेनी ऑफ थिंग डेट यू लिस्टेड आर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन एटमोसफियर इज क्वाइट मेगर। द अर्थ क्रस्ट हैव ओनली 0.02% कार्बन। अर्थ क्रस्ट में काफ़ी कम कार्बन है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। एंड द एटमोसफेयर है 0 मतलब अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है वो कार्बोनेटिक फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में या फिर पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है। और एटमोसफेयर में कितना है, 0.03%, ठीक है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबिलिटी इन नेचर, नेचर में काफ़ी कम है, फिर भी द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। अब प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन का। बॉन्डिंग इन कार्बन, तो बॉन्डिंग तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हुआ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। वी सा दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता था ना आयनिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता था चार्ज के बीच में और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता था, टूटता नहीं था जल्दी, इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था।
एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स था कि सिंपल ऐसे ही करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करवाना है तो उसको मोल्टेन स्टेट में लाना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, कुछ फ्री होगा, तब जाकर करंट फ्लो करेगा। वी ऑल्सो सा हाउ द nature of bonding in ionic compound explains these properties. Let us now study the property of some carbon compound. तो आयनिक वाला में हम लोग देखे थे कि सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई था, करंट फ्लो करता नहीं था। हालांकि कोवैलेंट बॉन्ड में ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। कार्बन में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? कार्बन का दो फॉर्म होता है ना, एक ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है। तो ग्रेफाइट में उसमें तो करंट फ्लो करता है, डायमंड वाला में नहीं करता है ना। मस्ट कार्बन कंपाउंड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। तो अगर कार्बन का देखेंगे तो इसको इससे करंट का कंडक्शन बहुत कम होता है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रॉम द डाटा गिवन टेबल 4.1 ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड। इधर देखो कुछ कार्बन कंपाउंड है, एसिटिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CaCl3, इथेनॉल हो गया, मीथेन हो गया। तो ये सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। वी फाइंड दिज कंपाउंड है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम देखने को मिलेगा। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। सिंस दिज कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो हैं नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। तो ये सारा का सारा क्या है, करंट का नॉन कंडक्टर है, मतलब करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखे थे कि कंबाइन किसके साथ करेगा नहीं करेगा और डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब कार्बन का यहाँ पर दे दिया है कन्फिग्रेशन कार्बन का, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फील्ड आउटर में। तो ये वही लिखा हुआ है कि जो कौन कितना रिएक्टिव है तो पता चलेगा कि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पर तो केस अलग है, यहाँ पर आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये ना गेन करेगा ना रिलीज करेगा। If it were to gain or lose electron, it could gain 4 electron forming C plus an ion। अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना रहता तो फिर कम से कम इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कंप्लीट मतलब नोवेल कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिले। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन। अब इसके पास 6 ही प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को ले सके, मतलब टोटल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांध करके रखे, खींच करके रखे। उसके बाद इट कुड लॉस, अगर हम लोग ये मान के चले कि 4 ठो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। Leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons। तो ये क्या लिखा है, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कटायन विथ 6 प्रोटॉन। मतलब वही बोल रहा है कि 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन को खींच पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए हैवी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो कार्बन इस प्रॉब्लम को मतलब ख़त्म करने के लिए क्या करता है, वो शेयरिंग कर लेता है बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम ऑफ कार्बन विथ एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। तो एक क्या करेगा, शेयर ही करेगा इलेक्ट्रॉन को। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी ऑफ अदर एलिमेंट फ्रॉम मोलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। The share electron belong to the outermost shell of both the atom and lead to both atom attaining a noble gas configuration। CH4 का बनाना पता है ना तुम लोग को, CH4 का कैसे बनाओगे? कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अब 4 तो हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ पर कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर शेयरिंग होगा ना, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लेगा। इस तरह से कार्बन रिएक्शन करता है।
कार्बन का भी अपना 8 पूरा हो गया। तो ये यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। why does not hydrogen lose one electron? हाइड्रोजन लूज कर देगा तो फिर हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं बचेगा। ये जो होता है ना अस्टेबल, या तो 2 इलेक्ट्रॉन से होता है या फिर 8 से होता है, तो इसलिए लूज नहीं करता है। That means hydrogen is also sharing atoms with carbon also. हाँ, हाइड्रोजन भी मैक्सिमम जो So बनाता है वो शेयर करके ही बनाता है। तुम्हारा कहीं कहीं पर ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ पर करेगा, HCl भी होता है, वो भी कोवैलेंट ही होगा, शेयरिंग करके ही हाइड्रोजन बनाएगा मैक्सिमम। HCl भी। I couldn't get this covalent structure of CH4 which you draw. क्या बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आया? Yes, so this drawing I can't get it. अच्छा, ये शायद पहले पीछे नहीं बताए थे। कार्बन का आउटर में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अब और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग के पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को चाहिए 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? कार्बन से। कार्बन से बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, कार्बन भी देना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा कि शेयर कर लो। तो इस तरह से सारा शेयरिंग करेगा। तो हाइड्रोजन का तो अपना काम पूरा हो गया, लेकिन साथ साथ कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। कार्बन के पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, तो कार्बन का भी अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन का डबलेट और कार्बन का ऑक्टेट। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पर बोल रहा है द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Hence, hydrogen has 1 electron in its K cell and it requires one more electron to fill a K cell. So, two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule hydrogen. हाइड्रोजन मतलब H2 जो बनाता है वो भी शेयरिंग करके ही बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेता है, 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल बना लेता है। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द, इस तरह से नोबेल कन्फिग्रेशन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट टू नोबेल गैस, यहाँ पर दिखाया है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और उसको इस तरह से हम लोग शो करते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, सिंगल होता है, 2 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड होता है, और 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसी तरह से और भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट, ठीक है, यहाँ तो हो गया। ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन द 2 एटम। एक लाइन से भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो CH4 को कैसे दिखाएंगे? इस तरह से, ये हो गया CH4। The atomic number of chlorine is 17. What would be its electronic configuration and valency? अब क्लोरीन का 17 है, लेकिन आउटर शेल में कितना हो जाएगा? 7 ना, तो एक 7, ये दूसरा क्लोरीन से कंबाइंड करेगा। तो यहाँ पर भी देखो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा Cl के बीच ना। क्लोरीन फॉर्म में डायटोमिक मोलिक्यूल, ये भी डायटोमिक मोलिक्यूल बनाता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड। अगर सिर्फ वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीजन के यहाँ पर बनाया है, देखो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ये सारा वही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का तुम लोग एक बार बना करके देख लो, कॉपी पर बना पा रहे हो कि नहीं। ऑक्सीजन का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, देखो तो।
एक वाला में डॉट डॉट दे दो, दूसरा वाला में क्रॉस क्रॉस दे दो। कहाँ से आप पहले से रखो जो था आप तो रखो। देखो ऑक्सीजन का हम लोग बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन के लिए 6 आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6। तो अभी तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरा ऑक्सीजन से ले लेगा और बाकी इसका 2 फ्री रहेगा। तो इसका 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया और ये बन गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बना सकते हो। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो एक नाइट्रोजन 2 ठो इधर रहेगा, 3 ठो, 3 2 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और 2 ठो इधर दे दो, तो इसका देखो पूरा हो गया। इस तरह से ए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लेट अस नाउ टेक लुक एट मीथेन। मीथेन का हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल, फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है। बायोगैस में भी ये रहता है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी रहता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है मीथेन। ये मीथेन मिलता कहाँ पर है? मीथेन जनरली पेट्रोलियम जो होता है ना, जहाँ से निकलता है ना, उसी पेट्रोलियम के ऊपर ज़्यादातर एक गैस रहता है। तो पहले जहाँ से पेट्रोलियम निकालते हैं वहाँ पर एक ठो हॉल करके पहले इस गैस को निकाल लिया जाता है, तो वो खाना बनाने का काम आता है गैस। उसके बाद पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो यहाँ पर उसका भी CH4 का भी दिखाया है। सच बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब तो जान गए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट ये सारा कुछ कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ पर देखो CH4 का दिखाया है, ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। क्लियर है फिगर? Yes. उसके बाद आ जाओ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो एक इतना सॉफ्ट होता है और एक इतना ज़्यादा हार्ड होता है। ये पूरा डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर। इसका स्ट्रक्चर मतलब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है ना कि एक के ऊपर एक, देखो यहाँ पर जो दिखाया है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। नीचे वाला ए लेयर है, ऊपर वाला ए लेयर है। तो इसके ऊपर ये जो लेयर है ना आसानी से स्लाइड कर जाता है, तो स्लाइड करेगा तो क्या होगा? वीक हो जाएगा। और ये डायमंड वाला है, देखो इतना इस तरह से जुड़ा हुआ है कि स्लाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये काफ़ी हार्ड होता है। ग्रेफाइट कहाँ पर? ग्रेफाइट देखियो ना, पेंसिल में रहता है ना। Yes, I've heard of that. द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर। नेचर में अलग अलग फॉर्म में कार्बन पाया जाता है विथ वाइडली वैरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी वैरी करता है इसका। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम। दोनों कार्बन से ही बने होते हैं। द डिफरेंस लाई इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर। द डिफरेंस लाई इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम किस तरह से बंधे हुए हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। मतलब डायमंड में एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। देखो ये स्ट्रक्चर हालांकि बनाने के लिए आ सकता है ना, सेकेंड टर्म में है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन ए वाला ले लो। See your pointer. पॉइंटर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर कोई भी एक ठो हम लोग उठा लेंगे तो 1 2 3 4 बगल के 4 वाला से जुटा रहेगा। 1 2 3 4। तो एक एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। और उसके बाद है डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू
4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है और इन ग्रेफाइट इस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। यहाँ पर एक कार्बन देखो 1 2 3 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। ये देखो ये 3D नहीं है, 2D है ये स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर 3D है। ये दोनों डिफरेंस भी याद रखना है। और इसके अलावा इसका जो प्लेन होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर देता है, हेक्सागोनल अरे। ये वाला तुम्हारा क्या है, हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये भी याद रखना होगा। ठीक है, So the graphite one I can't understand means how they are attached to four other electron. 3 से जुड़ा हुआ है ग्रेफाइट में, डायमंड में 4 से, ग्रेफाइट में 3 से। पहला अंतर क्या हुआ, पहला डिफरेंस हुआ यहाँ पर डायमंड में 4 एटम से जुड़ा हुआ है, ग्रेफाइट में 3 एटम से। हाँ सर, in a diamond how they are arranged to four each other carbon? यहाँ पर ले लो, इस एटम को हम ले रहे हैं, तो 1 2 3 4, कोई भी कार्बन एटम को लोगे तो वो 4, इसको लो 1 2 3 4, और यहाँ पर कोई भी लेंगे तो 3 से मिलेगा। जैसे ए वाला लो 1 2 3। दूसरा जो डायमंड वाला है, ये डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इसका जो ए होगा ये 3D है इसका स्ट्रक्चर, और इसका 2D है। और एक तो और फर्क होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है 3, ए वाला जो है तुम्हारा हेक्सागोनल अरे में है ना, हेक्सागोनल। ये शायद टेट्रागोनल या कुछ होता है, इसका दिया हुआ नहीं है, तो हेक्सागोनल अरे में सजा रहता है। नहीं दिया है वो ना, डायमंड का नहीं दिया है। वन ऑफ दिज बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड होगा, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। मतलब इसमें जो होगा ना, अब वैलेंसी कार्बन का कैसे पूरा होगा 8 तो, जब जैसे एक कार्बन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको कम से कम 4 दूसरे कार्बन से जुटना होगा, तब जा कर के इसका 8 पूरा होगा। सब एक एक दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो इसका 8 पूरा हो रहा है, तो डायमंड में तो हो जा रहा है, लेकिन ग्रेफाइट में नहीं हो रहा है। तो ग्रेफाइट में तो 3 ही है ना, तो 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जगह डबल बॉन्ड होगा और बाकी सब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर कोई ये पूछे कि कार्बन में मतलब ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर कोई डायमंड में पूछता है तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होता है। तो वो भी एक डिफरेंस हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल प्लस डबल ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल अरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर। यहाँ पर सारा कुछ एक लेयर में रहता है, एक के ऊपर एक सजा हुआ रहता है। These two different structure result in diamond and graphite having very different physical property। और इस दो स्ट्रक्चर की वजह से ही फिजिकल डिफरेंस जो होता है इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब फिजिकली काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम है। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज नोन, व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लीपी। डायमंड एक तरह से सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल। एक है तो नॉन मेटल, लेकिन इसमें करंट फ्लो करता है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्ट प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। डायमंड कैसे बनता है, डायमंड को अगर बनाना है तो प्योर कार्बन को बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होगा और साथ में टेम्परेचर देना होगा, तो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचर डायमंड। बोल रहा है कि Diamonds are not real diamonds. No? क्या बोल रहे हो? I'm just asking that these synthetic diamonds which they have told, so this won't be the natural diamond. ना, वो नेचुरल नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सेम रहेगा, मतलब काफ़ी हद तक वैसा ही रहेगा। एक तो और कार्बन का कंपाउंड है फ्लोरेसेन, फ्लोरेन फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 व्हिच इज कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। यहाँ पर टोटल 60 मतलब
60 कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। Since this look like geodesic dome designed by US architecture Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। मतलब ये जो साइंटिस्ट है इसी के नाम पर इसका नाम फुलरेन रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें बस ये याद रखना कि टोटल 60 कार्बन एटम रहता है जुड़ा हुआ एक दूसरे से। क्वेश्चन देख लो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैव द फार्मूला CO2। CO2 का देखो तो बना करके बना सकते हो। इसमें देखो तो कितना सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कितना डबल बॉन्ड आ रहा है। सोल्व हो रहा है क्या? So 4 single bonds. सिर्फ सिंगल बॉन्ड आया तुम्हारा भव्य? सर मेरे तो डबल कितना डबल आया? 2 2 डबल और सिंगल भी। नहीं देखो एक कार्बन लेना है और 2 ठो ऑक्सीजन लेना है। कार्बन का 4 दिखा देते हैं, 2 3 4। अब इस कार्बन को अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसको कितने ऑक्सीजन से चाहिए? 2 ऑक्सीजन से। तो एक एक लेने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। अगर एक एक करेंगे तो होगा नहीं। इसको कम से कम एक एक लेंगे तो कितना 6 ही तो हो रहा है। तो एक काम करो, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख चले, यहाँ से हटा दो, यहाँ से इसको मिटाते हैं और इसको यहाँ पर लाते हैं। यहाँ लाते हैं तो फिर ऑक्सीजन भी एक और अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसको भी यहाँ से हटाते हैं, फिर ऑक्सीजन भी एक और इलेक्ट्रॉन देगा। तब देखो 8 पूरा हो गया कार्बन का। ऑक्सीजन के पास अभी टोटल 6 था ना, तो 6 में 2 इधर दिया, अभी 4 बचा हुआ है इसके पास। तो ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया, कार्बन का 8 पूरा और इसका भी 8 पूरा।
तो देखो क्या बन रहा है, एक ऑक्सीजन फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनेगा। ठीक है। One second, can you explain it? सबसे पहले हम लोग कार्बन ले लिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर दिखा दिए। अभी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। तो 4 और इलेक्ट्रॉन एक कहाँ चलेगा, इसके 2 ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन करना है और चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को रखते हैं तो इस ऑक्सीजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। Okay. So means they will share two electrons. हाँ, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस तरह से। उसके बाद सेकंड वाला में बोला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। 8 सल्फर एटम से मिलकर के S8 बनता है। ठीक है ना, इसका बोल रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सल्फर का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा। 6 होता है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन। तो इसको 8 पूरा करने के लिए टोटल चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5, एगो बगल वाला सल्फर से ले लेगा। इस सल्फर का 8 पूरा हो गया, फिर यहाँ पर एक सल्फर आया इस तरह से, यहाँ पर फिर से डॉट और क्रॉस, अगला सल्फर आएगा, फिर इस सल्फर का 2 2 इलेक्ट्रॉन साइड में। इस तरह से टोटल सिंगल बॉन्ड बनाएगा 8 गो, एक गोल स्ट्रक्चर बना लेता है। कितना हो गया, 4 2 6 7 8, इस तरह से S8 बना हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग को टोटल 9 सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। 9 है या 8 है, गिन लेना इसको। इसमें सबका अपना ऑक्टेट पूरा है। So but I couldn't get the of sulfur. क्या बोल रहे हो? I समझा नहीं. I can't understand of the sulfur. देखो क्वेश्चन में बोला है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना है? स्ट्रक्चर ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर मोलिक्यूल का। तो सल्फर मोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हम लोग हाइड्रोजन मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, उसी तरह से सल्फर मोलिक्यूल जो होता है ना वो S8 बनाता है। अब S8 का ही स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन का बना लेते हैं ना ऐसा करके, ये सिंपल है तो थोड़ा सा में ख़त्म हो गया। लेकिन जब S8 बनाते हैं ना तो हम लोग को 8 बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है, पूरा एक राउंड घूमना पड़ता है, तब जा कर के कंप्लीट होगा 8 8 सबका। So but why means sulfur though has 6 atoms in it. हाँ 6 एटम है ना, देखो 2 2 4 2 6 डॉट 6 दिखा ना। ऑक्टेट तो अभी इसका पूरा हुआ नहीं है। ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा इस तरफ वाला जो सल्फर है उससे, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा जो इस तरफ सल्फर है उससे। अब जा कर के इसका 8 पूरा हुआ। तो उसी तरह से अब हर सल्फर को चाहिए वैसा वैसा स्ट्रक्चर, तब जा कर के सबका 8 8 पूरा होगा। ऐसे करके एक गोल एक स्ट्रक्चर बन जाता है। So sir, we will show the below mentioned diagram now, which is forming a ring. ये वाला बनाना होगा, ये वाला। मतलब बहुत सारा डॉट देना पड़ेगा 8 एटम को लेकर के।
ठीक है, हो गया। ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो इसको ठीक कर है, लेते नेक्स्ट। हैं। हम्म। ऐसे सब तो देखो, ये प्लस सारा दे दिया है कार्बन का ना। ये सब पहले तुम पढ़ के गो, मीथेन, तीन प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्केन का पूरा दे दिया है चेन। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला को इसको अल्केन बोलते हैं, और एक अल्कीन होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड का भी होता है, उसको अल्काइन बोलते हैं। वो सारा का सीरीज पढ़ना है आगे जा करके। रन दो, नेक्स्ट डे कर लेंगे फिर। इसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ा है ना, इस पर क्वेश्चन है, तो वो वाला क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे, और देख लेना, या फिर अभी हम सेंड कर ही देते हैं, तो वो देख लेना, कितना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, रुक जाओ, सेंड कर देते हैं उसको। बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इस पर 29 क्वेश्चन है। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो इसको तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वर्सटाइल नेचर वाला। ये 29 क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, 29 क्वेश्चन हम सेंड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले कर लेना इसको, ठीक है ना। और फिजिक्स वाला भेजना है, फिजिक्स वाला तो अभी भेजे नहीं है, तुम बोल रहे हो एग्ज़ाम है। फिजिक्स वाला क्या करना है अभी कि नहीं करना है, टर्म वन से पहले? नॉट बिफोर टर्म वन। टर्म वन में तो है नहीं, मतलब सॉल्व करना है अभी के बाद में? सर पर्सनली मीन्स आई वॉन्ट डू इट बिफोर टर्म वन। रहने दो, फिर उसको टर्म टू में ही तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। और ऐसे मिलेगा टाइम तो देख लेना, अगर टाइम मिल रहा है तो कर सकते हो। तुम भी देख लेना भैया, पहले टर्म वन का एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। ठीक। ओके। बाय। बाय।
चार चार चार। आते हैं सर ठीक है। कल फिर आप उसके साथ घूम लीजिए, देख लीजिए रेस्टोरेंट के साथ है नहीं। हाँ, तो आया मुझे एक ही पकड़ेगा तो आने वाला ना थोड़ा खाने के लिए टाइम बहुत सारा देखिए आपको पढ़ाने वाला टाइम और धूप से निकला हो खाएगा तो एक चीज गलती हो गया उसमें, जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, वहाँ पे लिखना चाहिए फोन करके ऑर्डर कीजिए ना, और ऑनलाइन वाला नीचे लिखना चाहिए। 404 से ना 1,000 दिए थे तो लगा 4 थोड़ा सा बचा के देता है, उसको तो 1,000 दिए हैं, उसमें से एक में सारी तो फिर बाकी जाएगा कहाँ, और तो इतना ही देते हैं किया है। ध्यान दीजिएगा तब ठीक पाएगा, 1,000 बांटना 1,000 बांटना। हम देखते कि कितना गाड़ी में बांट रहा है, गाड़ी में कैसे रहता है, बाइक पर कैसे रहेगा वो? जैसे गाड़ी में मोड़ मोड़ के रख देता है अपना निकाल रहा है। 200 गाड़ी में डाला होगा 200 आदमी फिर हुआ क्या? ना वो ध्यान से कल देखिए, ठीक है ना, तो इसमें समझ के वो थोड़ा सा इधर होगा ना, समझ जाएगा। 1,000 बांटना आप समझ रहे हैं, और सारे काम थोड़ी है एक दिन में लोग कैसे बांट लेते हैं।
पानी है